होता, यानी कि एक छोटी सी कील भी हमें बनानी है तो भी हमें पहिए की जरूरत पड़ती है। अगर आपने खाना भी खाना है, अनाज भी खाना है, तो भी पहिए की ही जरूरत पड़ती है। चाहे आपने आटा पीसना है, ठीक है, कैसे पीसेंगे? चक्की बनेगी, चक्की भी कैसे बनेगी? सर्कल में, गोल बनेगी, ठीक है। अगर आपकी मशीनों की बात करेंगे तो उसके जो रिंग्स हैं, नट्स हैं, सब कुछ क्या है? सर्कल में ही है, पहिए में ही है। तो इसका मतलब पहिए का जो हमारा आविष्कार है, वो हमारे जीवन के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण मान सकते हैं हम। इस समय इंसान यानी कि मनुष्य जो है वो आदिवासी खाना बदोश टाइप का रहता था। तो उस वक्त के समय को जो है हमने प्रागैतिहासिक काल जो है वो नाम दिया है। मतलब मनुष्य जो है वो लिखता तो था, लिपि तो थी, पर वो प्रॉपर लिपि भी नहीं थी कि हम बोले कि वो प्रॉपरली लिखता था, ठीक है, तो वो प्रॉपरली लिखता भी नहीं था। और अगर हम बात करें कि कला से जुड़ा था तो वो कला से भी परिचित नहीं था। उसने उसी काल में हम बोलेंगे कि पाषाण काल, तो पाषाण काल में भी हमने इसी काल को आगे सब डिवाइडेड किया है, जिसमें तांबे की खोज की गई है, ठीक है, या कि इंसान ने जो है पशुओं को पाला था तो उसके भी हमें तथ्य मिले हैं। तो वो सारे के सारे जो सबूत हैं वो इसी काल में डिवाइड किए हैं। नंबर 2 पर है आद ऐतिहासिक काल। इतिहास तो है मगर वो लिपि जो है वो हम पढ़ नहीं पाए हैं, ये वो लिपि है। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो थी, तो ये सभ्यताओं से हमने कुछ न कुछ सीखा है, पढ़ा है, मगर उसे हम रीड आज तक नहीं कर पाए कि लिखा क्या था उस वक्त, ठीक है। मगर हमने उसको एक समय कालीन में डाल दिया है कि वो जो है वो हमारा आद ऐतिहासिक काल जो है वो होगा, इसका हमने नाम दे दिया है। इसके बाद आ जाता है ऐतिहासिक काल, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत तीनों प्रकार का जो आपका इतिहास है वो इसी काल में आता है, ऐतिहासिक काल में। चाहे आपके भारत की स्वतंत्रता की बात की जाए, कभी आपकी जो है सिकंदर, पोरस, बिंदुसार की बात की जाए, या हमारे धर्मों की बात की जाए, वो सारे के सारे जो हैं वो प्राचीन भारत, आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत के अंतर्गत ही आते हैं। तो अभी जो हम इस क्लास में रीड करेंगे वो करेंगे सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को जैसे मैंने आपको बताया कि हमने इसको दो भागों में आगे डिवाइड किया है। तो इस काल में, प्रागैतिहासिक काल में जो है पाषाण काल आते हैं, और पाषाण काल को हमने क्या किया, अलग अलग भागों में बांटा है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, यानी कि अलग अलग इसको हमने जो है डिवाइड कर दिया है। आफ्टर देन अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि पाषाण काल के बारे में, यानी कि जो पाषाण काल है उस वक्त क्या था। तो पाषाण काल के वक्त क्या था, इंसान को नॉलेज नहीं था, यानी कि नॉलेज नहीं मतलब वो किसी भी लिपि से परिचित नहीं थे, वो नहीं जानते थे कि कैसे लिखना है क्या नहीं है, कुछ बोलना है, कोई पता नहीं है, ठीक है। वो किसी भी लिपि से परिचित नहीं थे, तो वो हमारा प्रागैतिहासिक काल में ही आता है। तो उसी में ही हमारा पाषाण काल आया, जिसकी जो खोज है वो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में, 1863 में जो है उन्होंने की थी, ठीक है जी, उन्होंने बताया है। तो इसी में ही हमारा पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल है। तो सबसे पहले आया पूरा पाषाण काल। जैसे मैंने आपको बता दिया कि पूरा पाषाण काल में इंसान जो है वो खाने के पीछे इधर दौड़ रहा है, कभी उधर दौड़ रहा है, शिकार भी कर रहा है, भूख लगती है, पेट है ना, तो उसने शिकार भी किया। तो वो आदि मानव यानी कि कहलाया, यानी कि उन आदि मानव हुआ जिसने घर का पता नहीं है और खाने का पता नहीं है, बस खा रहे हैं और निकल रहे हैं। तो हमने इस समय को 20 लाख से लेकर 12,000 साल के बीच का समय मान लिया। एक कंसीडर कर लिया कि इतने साल पहले आदि मानव हुआ करते थे, और वो आदि मानव काल जो है इतने से इतने के बीच का रहा है। आफ्टर देन हमने ये भी बोला कि भैया ठीक है जी, आदि मानव है तो एक जगह तो टिकेगा नहीं,
खाने के लिए तो दौड़ना ही पड़ेगा, कभी इधर शिकार मिल रहा है तो उधर खा लिया, उधर मिल गया तो उधर भाग गए। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि शिकार के लिए जो है इंसान क्या कर रहा था, एक जगह से दूसरी जगह भटक रहा था और भटकते-भटकते जो है यानी कि उसका जीवन क्या था, अस्थिर था। यानी कि प्रॉपर वे से एक जगह पर वो नहीं रह रहा था। ठीक है? और दूसरा खानाबदोश। खानाबदोश क्या होते हैं? खानाबदोश होते हैं खाने के लिए इधर-उधर भटकने वाले। ठीक है जी? तीसरा है आग की खोज। आग की खोज कैसे हुई थी? चील के पेड़ थे, चील के पेड़ों से जो है वो रगड़ खाने की वजह से आग जल गई थी और उनको वहां पर जब वो गलती से जो है उनसे मांस का टुकड़ा रह गया और जब बाद में उसको उन्होंने टेस्ट किया तो देखा तो खाने में अच्छा था, टेस्टी था, तो वो डाइजेस्ट भी अच्छा हो रहा था। कच्चे वाला डाइजेस्ट नहीं होता था। ठीक है जी, बीमार भी रहते थे उस वजह से। तो आग की खोज भी इसी ही काल में यानी कि पुरापाषाण काल में ही हुई है। कॉम्पिटिटिव में ये पूछा जाता है कि ये कब हुई खोज, तो तब हुई थी खोज, कब? पुरापाषाण काल में। फिर अब इन्होंने वो भी मारने थे, ठीक है, क्या चीज? शिकार करने के लिए, यानी कि मुर्गे मार रहे हैं, कभी कुछ मार रहे हैं, तो वो सब मारने कैसे? तो उसको मारने के लिए इनको हथियारों की जरूरत है, तो हथियारों के रूप में इन्होंने पत्थरों का को अपना औजार बनाया और उन औजारों को बनाकर उन्होंने जो है शिकार किए थे। ठीक है जी, तो तब तक तो शिकार करते रहे और हमें इसका तथ्य कहां से मिला था? इसका तथ्य मिला हमें भीमबेटका की गुफाओं से। भीमबेटका की गुफाएं कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। कहां पे है जी? मध्य प्रदेश में है, यानी कि हिंदुस्तान में सबसे पुरानी जो गुफाएं हैं वो कहां पर मिली है? भीमबेटका की गुफाएं मिली है। कहां पर? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जो है ये चित्रकारी की हुई है, तो वहां से हमें पता लगा कि मनुष्य जो है वो क्या क्या करता था। आफ्टर देन बच्चों देखोगे आप, नेक्स्ट काल आ जाएगा आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल यानी कि नव पाषाण काल और पूरा पाषाण काल के बीच के समय को जो है हम क्या बोलते हैं? मध्य पाषाण काल बोलते हैं। अब इस काल में जो है मनुष्य ने जो है पशुओं को पालना शुरू कर दिया। जैसे कि कुत्ता पाला था सबसे पहले। क्या पाले थे? कुत्ते को पाला था मनुष्य ने सबसे पहले, क्योंकि अपनी सिक्योरिटी के लिए रख रहे थे, तो कुत्ता पाला था इंसान ने। ठीक है जी, और साथ साथ में उन्होंने जो है छोटे छोटे हथियारों को जो जिस नाम से बुलाते थे उसका नाम था माइक्रोलिथ। यानी कि माइक्रोलिथ नाम दिया गया है छोटे छोटे हथियारों को, जो कि पत्थर के बनाए हुए औजार थे। उनका नुकीले जो पत्थर थे उनका जो है नाम क्या था? माइक्रोलिथ। और इन्होंने जो है सबसे पहले जो शुरुआत की थी पशुओं को पालने की, और जो पाला क्या था? कुत्ता ही पाला था इन्होंने। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का जो है 10,000 से लेकर 3,000 ईसा पूर्व, यानी कि यीशु मसीह के पैदा होने से पूर्व की बात कर रहे हैं। ईसा पूर्व का मतलब तब इंसान ने जो है, हमने ये समझ के चले हैं कि एक स्थायी जीवन शुरू कर दिया था। स्थायी यानी कि वो भोजन के लिए इधर उधर नहीं भटकना, एक ही जगह पर रहना स्टार्ट कर दिया और कृषि करना उसने आरंभ कर दी और पशुओं को पालना भी शुरू किया। मगर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी काल में माना जाता है कि पहिए की खोज जो है वो जीवन के लिए, हमारे जीवन यानी कि मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में यानी कि आज भी की बात की जाए कि पहिया ना होता तो कुछ ना होता, यानी कि एक छोटी सी कील भी हमें बनानी है तो भी हमें पहिए की जरूरत पड़ती है। अगर आपने खाना भी खाना है, अनाज भी खाना है, तो भी पहिए की ही जरूरत पड़ती है। चाहे आपने आटा पीसना है, ठीक है, कैसे पीसेंगे? चक्की बनेगी, चक्की भी कैसे बनेगी? सर्कल में, गोल बनेगी। ठीक है, अगर आपकी मशीनों की बात करेंगे तो उसके जो रिंग्स हैं, नट्स हैं, सब कुछ क्या है? सर्कल में ही है, पहिए में ही है। तो इसका मतलब पहिए का जो हमारा आविष्कार है वो हमारे जीवन के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण मान सकते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, इस काल को इसलिए कहा क्योंकि इसमें तांबे की खोज हुई है। तांबे की खोज की वजह से इसको ताम्रपाषाण काल में हमने माना है। मगर उस वक्त इंसानों ने जो पत्थर इस्तेमाल करते थे
तो पत्थरों के ऊपर उन्होंने क्या किया कि ऊपर जो है प्लेटिंग कर दी, चढ़ा दी। किसकी परत चढ़ा दी? तांबे की परत चढ़ाई, जिससे और नुकीले हो जाए औजार। ठीक है, अगर आपने तीर ही बनाने हैं, ठीक है, मतलब मुर्गा मारना है, तो मुर्गे को मारने के लिए क्या करेंगे? तीर से मारते थे। अब कहीं मरा तो मरा, नहीं मरा तो बच गया। अब क्या कर रहे हैं? उसके आगे कॉपर का यानी कि तांबे को लगा रहे हैं, फिर तो वो और फिर बन रहा है। फिर जब निशान लगाएंगे तो मुर्गा पक्का मरेगा। ठीक है, तो उस तरीके से जो है पत्थरों के ऊपर जो है उन्होंने क्या किया, माइक्रोलिथ के ऊपर उपकरणों का यानी कि तांबे का जो है वो लगाकर उपकरणों का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो ये इसके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर मैं आऊंगा। तो सबसे पहले था कि जी मनुष्य ने सबसे पहले किसे अब पालतू बनाया, तो आंसर क्या रहेगा? कुत्ता रहेगा। कुत्ते को सबसे पहले बनाया, इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन से धातु यानी कि कौन सी मेटल की खोज हुई? तो तांबे की खोज जो है वो सबसे पहले हुई है। इसके बाद मनुष्य ने खेती करना शुरू की, तो वो सबसे पहले कौन कौन सी खेती की? तो जौ और साथ साथ में गेहूं, इन दोनों की जो है खेती इंसान ने सबसे पहले की। और मनुष्य का हमें कहां पर पता चला कि मनुष्य ने जो है वो खेती की थी? तो वो है बलूचिस्तान। ठीक है जी, मेहरगढ़ जगह है जो कि इस वक्त एट प्रेजेंट पाकिस्तान में है। ठीक है, वहां पर हमें इसके साक्ष्य मिले हैं, यानी कि सबूत मिले हैं कि इंसान ने जो है जौ और साथ में गेहूं की जो है वो कृषि की थी। इसी प्रकार से बुर्ज होम कश्मीर में है। इसमें हमें यह पता लगा कि मनुष्य ने क्या किया है, जब इंसान मर जाता था तो उसकी डेड बॉडी के साथ जो उसके कुत्ते को भी उसके साथ दफन कर देते थे, दबा देते थे। तो उसके प्रमाण जो है बुर्ज होम से हमें प्राप्त हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एसएससी में जो है ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है उत्तर प्रदेश में हमें चावल के जो है कहां पे कोलिल हवा जो जगह है, ठीक है, वहां पर उत्तर प्रदेश में हमें एक जगह है, वहां पर साक्ष्य मिले कि जी इंसान ने जो है चावल की भी खेती की थी। और इसके बाद भीमबेटका की गुफाएं, जो कि मैंने पहले भी बताया पुरानी थी जी, बहुत पुरानी है। तो ये कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। इसमें जो है मनुष्य द्वारा चित्र शैलियों का भी हमें अनुभव हुआ कि वो चित्रों के को भी जानते थे, उसके प्रमाण मिले कि पता लगा कि चित्रों से वो नॉलेज रखते थे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसी के साथ में सिंधु घाटी की सभ्यता। इसके बाद का जो समय काल माना गया है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि सिंधु नदी के किनारे पर बसी, इस वजह से सिंधु नाम रख दिया गया। जैसे कि आपका अगर हम बात करें कुल्लू है, कुल्लू घाटी जो है वो ब्यास नदी के किनारे है। ठीक है, तो वो हमारा जो कुल्लू है घाटी है उसको हम ब्यासपुर भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ब्यास नदी के किनारे पर स्थित है। तो हम कई बार जो है उसके आस पड़ोस में कोई चीज फेमस होती है, उसी के नाम के ऊपर नाम रख देते हैं। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की नदी के ऊपर रखा, यानी कि इंडस जो आपकी रिवर है उसी के ऊपर नाम रख दिया सिंधु घाटी की सभ्यता। और इसकी जो सभ्यता है उसकी जो हमें जानकारी है वो हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। यानी कि हड़प्पा की जो है हमने खुदाई की, और उस खुदाई में जो है हमें किसकी क्या चीज मिले? साक्ष्य मिले, प्रमाण मिले, और हमने सिंधु घाटी सभ्यता को का विकास यहां से किया। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व यानी कि ईसा पूर्व के समय की मानी जाती है कि उस वक्त जो है सिंधु घाटी की सभ्यता हुआ करती थी। ठीक है बेटा, और ये एक ऐसी मानी गई है कि ये जो सभ्यता थी ये बहुत ही अच्छी यानी कि विकसित और शहरी सभ्यता थी, कि पूरे शहरों की तरह इनके घर बार जो भी थे, मोहल्ले थे, चाहे इनके नालियां हैं या अपने सड़कें हैं, तो वो बहुत अच्छी थी। और इनके जो घर बने हुए थे वो भी पक्की ईंटों के बने हुए थे। सब बहुत बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने इसको डिजाइन किया हुआ था। ठीक है, और इसकी जो खोज है वो चार्ल्स मैसेन ने दी थी 1826 ईस्वी में, ये हमें याद रखना है।
और सिंधु घाटी सभ्यता 1921 में जो है तत्कालीन पुरातत्व विभाग के थे सर जॉन मार्शल, उन्होंने काम दिया था दयाराम साहनी, ठीक है जी, राय बहादुर दयाराम साहनी को काम दिया था। तो इन्होंने इसकी खोज की थी। किसने खोज की थी सिंधु घाटी सभ्यता की? दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में खोज की थी। और डिस्कवर करने के बाद उन्होंने इसके बारे में डिस्क्राइब किया सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बेटा। आफ्टर देन हम अगर आगे की बात करें कि सिंधु घाटी की सभ्यता कैसे फैली हुई थी, तो उत्तर पश्चिम में कैसे थी, तो ये सेंटर पॉइंट है। तो अगर हम उत्तर की बात करें तो जम्मू में जो है मांडा जगह है, वहां तक ये फैली थी। इसी प्रकार से पश्चिम में बात करें तो बलूचिस्तान, पहले तो ये इंडिया का ही भाग होता था बलूचिस्तान भी, ठीक है, तो मेहरगढ़ जो है वैसे ही बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। पूर्वी अगर बात करें तो पूर्वी जो है उत्तर प्रदेश के आलमगीर पुर तक फैली हुई थी, और दक्षिण जो है दमावाद यानी कि महाराष्ट्र तक ये सीमाएं फैली हुई थी। चारों तरफ से इसकी जो है डिस्टेंस जो है वो बहुत दूर दूर तक था। मगर हम बात करें कि यहाँ की जो सभ्यता थी वो किस तरीके से इन्होंने डिजाइन किया था, तो त्रिभुजाकार बनी हुई थी, यानी कि सारे जो घर थे वो ट्रायंगुलर टाइप के जो है बनाते थे। आफ्टर देन सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक वर्ग, यानी कि उन्होंने भी वर्ग, जैसे अभी भी आज भी हिंदुस्तान एक जैसा नहीं है। रोड पर चलते हैं, चलने वालों के लिए अलग से है, गाड़ियों वालों के लिए अलग से है, और मंत्रियों के लिए सबसे अलग से है। जब मंत्री चलते हैं तो गाड़ी वाले साइड में कर दिए जाते हैं, दफा हो जाओ, भाग जाओ, है ना। स्पीड लिमिट भी गाड़ियों की क्या हो जाती है, उनकी बढ़ जाती है। हमारी स्पीड लिमिट क्या है, लगाई हुई है, 60 से ऊपर नहीं जाना है, ठीक है, या 50 से नहीं जाना है, 30 रखनी है। उनकी कोई लिमिट नहीं होती मंत्रियों की, उनकी तो सीधी होती है, हट जाना नहीं तो तुम गए, है ना। तो इसका मतलब वहां पर भी ये पहले से ही चला आया कि हाँ, सब में डिफरेंस रखना ही रखना है, कोई अच्छा है कोई बुरा है। तो वैसे ही विद्वान जो लोग थे, जो पढ़े लिखे थे, उनको अलग रखा जाता था, यानी कि उनको अलग ही समझा जाता था। योद्धा जो लड़ाई लड़ुई करते थे, फौजी आदमी जैसे, तो वो योद्धा जो थे वो अलग रहते थे। इसी प्रकार से व्यापारी और शिल्पी, शिल्पी कौन होते हैं? शिल्पी वो होते हैं जो कि बड़े बड़े जैसे शिलाओं के ऊपर लिखते हैं या उनके ऊपर तस्वीरें बनाते हैं, उनको शिल्पी कहते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट आते हैं मजदूर, श्रमिक, ठीक है, तो उनके लिए अलग से रहने का, यानी कि बंदोबस्त उन्होंने चारों तरीकों से बांटा हुआ था पूरे पूरे हिंदुस्तान को, या बोल सकते हैं कि इंसान ने जो है इस तरीके से अलग अलग भागों में रहते थे। अब आजकल क्या बोल रहे हैं कि अब बोल रहे हैं कि जनरल के लिए भी अब फिर से बन जाएगा, तो जनरल कैटेगरी अलग कर दो, दूसरी कैटेगरी अलग कर दो। तो एक और आजकल मुद्दा चला हुआ है, ठीक है, वो भी गलत है, ठीक है, कैटेगरी वाइज ही गलत सिस्टम है। तब ही से तो इंसान, यानी कि पीछे अगर हम इतिहास को अगर आप देखें तो इतिहास से ही जो है इंसान को जो है क्या है, बांटने की प्रथाएं चली हुई हैं, चाहे आज बांटे हो या इतिहास में बांटे। ये इतिहास जो है वो दोबारा दोहराता है। तो आप जब भी इस क्लास को लगाओगे, कंप्लीट देखोगे, तो आप अपने ही जीवन से जो है ये समझोगे कि जो ये चीज क्लास में बताई गई, क्या ये मेरे जीवन में हो रही है? डेफिनेट होगी आपके जीवन में। वही इतिहास दोहराएगा, वही चीज होगी जो आप इस क्लासेस में देखोगे। तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्लास है। क्यों? क्योंकि ये आपके होने वाले भविष्य में जो होने वाली गलतियां हैं उनको आप सुधारने का मौका मिलेगा, चाहे वो आप अपने रिश्तेदारी में हो, फैमिलीज में हो, कहीं पे भी हो। इसलिए हमें इतिहास जो है बेटा एक बार लाइफ में जो है कंप्लीट सुन लेना चाहिए, क्योंकि इतिहास में जो हुआ है वही आज हो रहा है। जैसे कि जात पात में हमें बांट रहे हैं, तो वहां पर भी इंसानों को अलग अलग वर्गों में बांटा था, ठीक है। और भोजन की बात करें तो उस वक्त भी लोग मांसाहारी भी थे तो शाकाहारी भी थे, कुछ वेज खाने वाले, कुछ नॉन वेज खाने वाले भी लोग उस वक्त भी थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि उस वक्त सभी वेजिटेरियन ही थे, नहीं जी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, जब इंसान मर जाता है तो शवाधान प्रणाली, यानी कि शवों को
को किस तरीके से मतलब दफनाते थे या क्या करते थे। सबसे पहले आता है पूर्ण शवाधान। पूर्ण शवाधान का क्या मतलब होता है कि जब आदमी अगर मर जाता है कोई, तो उसको जो है वो दफना दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पूर्ण शवाधान। यानी कि जो कि मुस्लिम कैटेगरी की अगर हम बात करें, तो वो क्या करते हैं, वो दफनाते हैं। जब इंसान को दफनाते हैं तो उसको पूर्ण शवाधान कहते हैं। एक होता है आंशिक शवाधान। आंशिक समाधान वो होता है जिसमें इंसान मर गया और उसकी डेड बॉडी को लेके कहीं पे फेंक देंगे, फिर वहां पे चील कौए काटेंगे, खा जाएंगे, फिर उसकी हड्डियों को लेंगे और उसको दफना देंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, आंशिक समाधान। और एक होता है दाह संस्कार, यानी कि जो मृतक है उसको जला दिया जाता है। जब जलाने को जो है हम दाह संस्कार कहते हैं। तो देखिए कितने पुराने समय से जो है चलती आ रही है ये प्रक्रिया, दाह संस्कार। क्योंकि मैक्सिमम इंडिया में क्या है, दाह संस्कार और पूर्ण शवाधान की प्रणाली है। मगर मैं एक बात बोल दूं कि आंशिक शवाधान की भी होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इतिहास में है ना, दोहरा रहा है इतिहास, चल रहा है इतिहास, तो कहीं ना कहीं हम इतिहास से जुड़े हुए हैं। तो आपको कैसे ये लग रहा है, तो जरूर मुझे समझाना है कि हाँ मुझे अच्छा लगा, नहीं लगा, कमेंट जरूर करना है। नगर नियोजन की बात करते हैं, उन्होंने नगरों को कैसे डिवाइड किया था। तो नगर नियोजन की बात करें तो उन्होंने प्रॉपरली संयोजित, यानी कि प्रॉपरली उन्होंने जो मैनर से जो है अपने नगरों को बनाया हुआ था। और इन्होंने अपने जो घर बनाए थे वो किससे बनाए थे बेटा, पक्की ईंटों से जो है उनका प्रयोग करके बनाए थे। और जो दरवाजे थे, देखिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, अब वो तो इधर उधर भाग जाएंगे, मेन रोड पे घूमेंगे तो लग भी जाएगी, है ना, तो एक्सीडेंट होने का। तो उन्होंने मेन जो दरवाजा था उसका मुंह जो है वो मेन सड़क की तरफ नहीं किया, वो दूसरी साइड यानी कि बगल में, यानी कि गली की तरफ जो है वो कर दिया, यानी कि गलियों की तरफ जो है वो खोलना मुंह कर दिया। ठीक है जी। मगर अगर हम बात करें कि वहां की जो सड़कें थी तो वो कैसी थी, तो वो चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, 10 मीटर लगभग चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई हुई थी, खुला मतलब स्पेस था, आराम से आने जाने की कोई दिक्कत नहीं थी। और हर एक घर में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम घर में हमें चार चार कमरे मिले हैं। और उसमें क्या क्या मिला है, मकान में आंगन मिला है, रसोई घर है, स्नानागार है, कुएं है, और कुछ बड़े बड़े घरों में तो शौचालय यानी कि सीवरेज का, यानी कि पूरा प्रॉपरली सिस्टम मिल गया, यानी कि वहां पर टॉयलेट वगैरह भी प्रॉपरली, शौचालय भी मिले हुए हैं। और वहां की जो नालियों की बात करें तो वो भी ढकी हुई थी, जैसे कि हिंदुस्तान की तरह नहीं कि आज भी वो खुले मुंह की तरह दहाड़ रही है, ठीक है, नहीं, प्रॉपरली मैनर से ढकी हुई है। और बहुत ही अच्छे तरीके से सिस्टम जो था वो उस वक्त का बना हुआ था बेटा। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हड़प्पा सभ्यता में जो है कुछ ऐसे प्लेसेस थे जो कि बहुत ही ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट माने जाते थे, चाहे वो कारोबार की तरीके से हो, चाहे किसी भी तरीके से। जैसे कि आपके हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर है पाकिस्तान में, तो ये हमें याद रखना है। वर्तमान में इस वक्त पाकिस्तान में है हड़प्पा, जिसकी खोज जो है वो दयाराम साहनी ने 1921 में की। पेपर में बहुत बार आएगा कि हड़प्पा की खोज कब या किसने की, तो एट प्रेजेंट कहां पे है, तो पाकिस्तान में है। और यहां से हमें श्रमिक, अनागार, लकड़ी के ताबूत और कब्रिस्तान, ये सब कुछ हमें यहां से प्राप्त हुआ है। ताबूत क्या होता है, लकड़ी का, जिसमें इंसान को दफनाने के लिए जो है हम डालते हैं। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी, जो कि पाकिस्तान में ही है, लरकाना पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर है। तो ये याद रखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता में ही आता है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो जो है वो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, तो वो है सिंधु नदी के किनारे। और हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी रहता है, बहुत बार आया है, तो ये है मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। यहां पर हमें क्या क्या वस्तुएं मिली हैं, तो पुरोहित पंडितों के घर मिले हैं, अनागार मिला है, विशाल स्नानागृह मिला है, कुआं मिला है, आदि शिव यानी कि भगवान की जो है मूर्तियां
भी मिली है। शिव भगवान की कांसे की बनी हुई नृत्यकी ना डांस करती हुई जो है नृत्यकी मिली है, और चौड़ी चौड़ी जो है वो सड़कें भी यहां से हमें देखने को मिली हैं। इसी प्रकार से बेटा हम बात करेंगे चनहुद्रों की बात, जिसकी खोज जो है गोपाल मजूमदार ने की है, जो कि सिंधु नदी के किनारे पर ही ये स्थित है, यानी कि पाकिस्तान में ही है। और ये एक ऐसा जगह है जहां पर जो है घर बने हैं, मगर दुर्ग नहीं बनी, यानी कि गुफाएं, टनल्स नहीं है, वो दुर्ग रहित ये ऐसी प्लेस मिली है। और ये एक औद्योगिक शहर भी माना जाता है। औद्योगिक कहने का मतलब जहां पर उद्योग लगते हैं, छोटे छोटे कारखाने होते हैं, तो औद्योगिक शहर जो है वो सिंधु सभ्यता का जो है वो स्थान माना गया है। यहां से हमें लिपस्टिक, शीशा, मनके, गुड़िया, कुत्ते और बिल्लियों के पैरों के निशान यहां से हमें मिले हैं। आफ्टर देन रोपड़ जगह आ जाती है। रोपड़ आपके हिमाचल हिमाचल तो नहीं, आपके पंजाब के साथ लगती हुई प्लेस है रोपड़, और ये सतलुज नदी के किनारे पर है, इंडिया में ही है। ठीक है, और यहां पर हमें जो वस्तुएं प्राप्त हुई है वो ये हुई है कि इंसान को जी उसके कुत्ते के साथ ही दफना दिया था। ठीक है जी, तो ये हमें यहां से मिला हुआ है। और नवपाषाण काल से हमें शव बुर्ज होम से मिला हुआ था, यानी कि जो शव होते हैं, ठीक है, वो कहां से मिले थे? बुर्ज होम से मिले हैं। नेक्स्ट आता है कालीबंगा। ये बी के थापड़ और बी लाल ने इसकी खोज की हुई है, ये हमें इंपॉर्टेंट रखना है। और इस वक्त ये कहां पर है? राजस्थान की घग्गर नदी के किनारे पर जो है कौन सी जगह है? कालीबंगा। और कालीबंगा का क्या अर्थ है? तो आपने सुना होगा कि राजस्थान वैसे भी जाना जाता है किस चीज के लिए? कांच की चूड़ियों के लिए। तो वही है कालीबंगा, यानी कि काली मिट्टी की चूड़ियां। और हमें यहां से क्या क्या मिला है? हल से जुते हुए खेतों के निशान की, यानी कि हल भी से जो है वो खेतों को जोतते थे। अलंकृत ईंटें, यानी कि डिजाइंड ईंटें, डिजाइनिंग से हवन कुंड और चूड़ियां जो है वो हमें यहां से प्राप्त हुई हैं बेटा। धोलावीरा, धोलावीरा की जो खुदाई है वो रविंद्र सिंह विशिष्ट ने की थी। और यहां पर हमें जो है क्या मिला है? वो मिला है स्टेडियम, बहुत बड़ा, मतलब मैदान जो है वो प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आता है सुरकोटदा। ये इसकी खोज जो है जगतपति जोशी ने की थी, जो कि इस वक्त जो है ये गुजरात में स्थित है। ठीक है जी, यहां पर हमें घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं, इनकी घोड़े को भी पाला है इंसान ने, उसके ये निशान मिले हैं। नेक्स्ट आ जाता है जो कि भोगवा नदी के किनारे पर है गुजरात में, लोथल। यानी कि लोथल क्या है? लोथल एक ऐसी प्लेस है भोगवा नदी के किनारे गुजरात में, जहां पर बड़ा सा पोर्ट है। पोर्ट मतलब समुद्र के किनारे, और वो सबसे बड़ा, यानी कि पोर्ट मतलब बंदरगाह, तो वो सबसे बड़ा जो कौन सा है? लोथल है, वो अहमदाबाद में है। और इसकी खोज जो है वो SR राव ने की हुई है। तो पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह टाउन कौन सा था? तो लोथल आंसर आएगा। अगर आपसे पूछते हैं कि लोथल की खोज किसने की है, तो फिर आपको ये नाम RS राव भी याद रखना पड़ेगा जी। ठीक है जी, यहां से हमें जो है बंदरगाह का प्रमाण मिले, और यहां पर घर के दरवाजे जो है मुख्य सड़क की तरफ दरवाजे सड़कों की ओर मिलते हुए भी, यानी कि मुख्य सड़क की तरफ भी खुले हुए मिले हैं, देखे गए हैं। ठीक है, तो ये इसके महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है जी, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा, सैंधव या कांस्य युगीन भी कहा जाता है, ये मोस्ट वन लाइनर फॉर्म में याद रखते हैं। लिपि की बात करें तो ये चित्रात्मक थी। चित्रात्मक मतलब चित्रों से लिखी हुई, डायग्राम्स बनाई हुई थी, उसी से थी, और दाएं से बाएं ओर को लिखी जाती थी। ठीक है जी, और साथ में ये पढ़ी नहीं जा सकी, आज तक हम उसको रीड नहीं कर सके हैं। विश्व में कपास सर्वप्रथम जो है वो भी हम सैंधववासी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही समझते हैं कि कपास की खेती इन्होंने ही की है। और इसी वजह से कपास को ये जो यूनानी देश थे वो सिंडोन, ठीक है, नाम रखा था, जिसका अर्थ था सैंधव वासियों की उपज।
ठीक है जी। और इस सभ्यता के लोग कृषि और पशुपालन सब कुछ करते थे और मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार ही था, यानी कि आदान प्रदान। और इस सभ्यता के लोग जो है नाप तोल से परिचित नहीं थे बेटा। इसी प्रकार से इस सभ्यता की मोहरे सलेखड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया गया था और इस सभ्यता के लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे, सिर्फ तांबे से ही परिचित थे। और तीसरा मैंने ये लास्ट ये बताया कि उसके साथ जो है मोहरे मिली है, तो उस पर हमें सभी मोहरे मिली है, मगर शेर का चिन्ह जो है वो हमें नहीं मिला है। मैक्सिमम जो जानवर है वो उस पर बने हैं। और मिट्टी के बर्तनों पर को जो है लाल रंग का उपयोग किया जाता था। तो आई होप आपको जो है सिंधु घाटी सभ्यता के और इतिहास के जो है कुछ पन्नों को मैं बता पाया हूं। नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।